नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आज हाई अलर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं कब्रिस्तान वाले बेडरूम की कंकाल कथा। इसके साथ आपको दिखाएंगे कि सिद्धार्थ बिन सबसून कैसे हो गया और सुपर टेक के पीछे कितने शातिर मौजूद हैं। ये सब कुछ हाई अलर्ट में। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। बिग बॉस सीजन 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। तो वहीं इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर उनके फैंस सब शोक की लहर में हैं। टीवी इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका। सुशांत के बाद सिद्धार्थ की मौत से सब हैरान। बिग बॉस 13 विजेता सिद्धार्थ शुक्ला की मौत। बिग बॉस 13 के विजेता और बालिका वधू से पहचान पाने वाले टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अपने फ्लैट पर सुबह डेथ पाए गए। इसकी जानकारी सबसे पहले घर के नौकरों ने जान पहचान वालों को दी। जैसे ही सिद्धार्थ की मौत की खबर लोगों को हुई, फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से सनसनी फैल गई। लोग सिद्धार्थ को लेकर कूपर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सिद्धार्थ की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। सोने से पहले सिद्धार्थ ने खाई थी दवाएं। कार्डियक अरेस्ट से हुई सिद्धार्थ की मौत। बताया जा रहा है कि टीवी एक्टर सिद्धार्थ ने रात में सोने से पहले कुछ दवाएं खाई थी, लेकिन ये किस तरह की दवाएं हैं अभी इसके बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। तो वहीं सिद्धार्थ की मौत की खबर के बाद उनके फ्लैट पर पहुंचे परिजन किसी भी संदेह से इनकार कर रहे हैं। बहुत दुखद खबर। सिद्धार्थ शुक्ला इतने कम उम्र में और इस वक्त सक्सेस की दहलीज पर उन्होंने इतना बड़ा कदम रखा था। बिग बॉस के बाद बिग बॉस के घर से उनको बहुत प्रेम मिल रहा था। उनका ये अचानक चले जाना हार्ट अटैक से क्वाइट शॉकिंग, एक बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए, उनके करोड़ों करोड़ों फैंस के लिए जो ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करते थे। 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने ली आखिरी सांस। कई फिल्मों और सीरियल में कर चुके थे काम। बालिका वधू सीरियल से पाई थी पहचान। बाबुल का आंगन झूठे ना से इंडस्ट्री में किया डेब्यू। सिद्धार्थ की अचानक मौत की खबर से न केवल उनके फैंस बल्कि उनके करीबी भी हैरान हैं, क्योंकि कल यानी 1 सितंबर को सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की थी। उनकी मौत के बाद इस पोस्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इस पोस्ट में सिद्धार्थ के हाथों में हार्ट बीट बना हुआ एक पेपर है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उस पर लिखा है द हीरोज वी ओ, यानी वे हीरो जिनके हम आभारी हैं। इस पोस्ट में उन्होंने कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तारीफ की थी, जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ और उनके बलिदान की तारीफ में सिद्धार्थ ने ये पोस्ट किया था। फिलहाल सिद्धार्थ का शव कूपर अस्पताल में रखा गया है और यहीं पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। टीवी इंडस्ट्री के बेहद फेमस कलाकार सुशांत के बाद सिद्धार्थ शुक्ला का यूं जाना लोगों को हैरान कर रहा है। हालांकि परिजन किसी भी संदेह से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो वो शादीशुदा था, प्यार किसी और से हो गया और उसको अपना बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की जिद थी। लेकिन शर्त थी कि उसे अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा और इसी शर्त को पूरा करने के लिए सिरफिरे आशिक ने ये खौफनाक दास्तान लिख दी कि घर को ही कब्रिस्तान में तब्दील कर देता है कोई। और कब्रिस्तान वाले बेडरूम की कंकाल कथा क्या है, देखिए जरा। इंसान की शक्ल में वो है शैतान। बेडरूम को बना दिया कब्रिस्तान।
इश्क में सिरफिरे ने लिखी खूनी दास्तान। ग्रेटर नोएडा वेस्ट इलाके में कासगंज की पुलिस ने दी दस्तक। एक घर के अंदर पहुंची और बिना देर गवाए होने लगी कमरे के अंदर खुदाई। फावड़े से एक शख्स लगातार खुदाई किए जा रहा था, तो वहीं चारों तरफ खड़ी थी पुलिस और पुलिस के बीच खड़े हैं दो शख्स जो अपनी हैवानियत की कहानी मौकाए वारदात पर सुना रहे हैं। धीरे धीरे गड्ढा गहरा होता जा रहा था, तो वहीं पुलिस की हिरासत में खड़ा एक शख्स बता रहा है कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। और जब बेडरूम में 3 फीट का गहरा गड्ढा खुदा तो सामने आया सन्न कर देने वाला राज। कब्रिस्तान वाला बेडरूम। जब गड्ढा खोदा गया तो उसमें से निकली 3 कंकाल, और ये तीनों कंकाल इसी शख्स के परिवार वालों के हैं जिन्हें बड़े ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स राकेश है, जिसने बड़े ही बेरहमी से अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला दिया, और ये सब किया अपनी प्रेमिका के प्यार में। 2012 में राकेश की शादी रत्नेश से हुई। शादी के वक्त से ही राकेश का रूबी से चल रहा था प्रेम प्रसंग। 2015 में रूबी यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनी। रूबी पर राकेश ने शादी का बनाया दबाव। शादी के लिए राकेश ने उठाया खौफनाक कदम। थाना बिसरख में फरवरी 2018 में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसको बाद में किडनैपिंग में चेंज किया गया था। एक पिता द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे जो हैं उनको उनके दामाद द्वारा ही किडनैप कर लिया गया है। 2 महीने बाद अप्रैल 2018 में इनकी दामाद के मर्डर का एक केस कासगंज डोलना थाना में लिखा गया था। उसके अंदर जो विवेचना की जा रही थी कासगंज पुलिस द्वारा, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई और उनकी टीम कासगंज पुलिस द्वारा वो टीम बिसरख थाना क्षेत्र में आ जाई और उनके द्वारा ये बताया गया कि जो लड़का जिसका मर्डर हो गया था राकेश, वो असल में जीवित है और जो कि हमारे यहाँ पे अभियुक्त है किडनैपिंग का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इन तीनों लोगों की जो बॉडीज़ हैं वो उसके द्वारा बेसमेंट में बिसरख थाना क्षेत्र में घर में दफन कर दी गई थी। 3 साल बाद हुआ खुलासा। दरअसल राकेश ने रूबी से शादी करने के लिए अपने परिवार की हत्या का प्लान बना दिया और इस दौरान ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में एक घर किराए पर लिया। वहीं उसने हत्याकांड को अंजाम दे दिया। 14 फरवरी 2018 को राकेश ने दिया वारदात को अंजाम। पत्नी रत्नेश और 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। घर के कमरे में ही दफना दिए शव। कब्र के ऊपर बना दी सीमेंट की दीवार। 4 मर्डर्स का एक साथ एक व्यक्ति द्वारा करने के बाद जो खुलासा जो है वो किया गया है। ये मर्डर का खुलासा, चारों मर्डर्स जो है लगभग 3.25 साल पहले राकेश नाम के व्यक्ति ने इसने किए थे। उसने अपने परिवारजनों के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर। इसकी शुरुआत नोएडा से होती है, जिसमें इस व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ मिलके अपने बच्चों की 2 बच्चे 1.5 साल और 3 साल और अपनी पत्नी की हत्या कर की थी। इसने तीनों डेड बॉडीज़ को अपने ही घर में गाड़ के उसमें सीमेंट का फ्लोरिंग उसने बनवाया था। नेक्स्ट दिन यह व्यक्ति नोएडा पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाता है। मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के बाद इसकी जो हरकतें हैं वो थोड़ी सी संदेहास्पद होती है, इसीलिए लड़की के पिता को कुछ संदेह होता है। वो 156(3) में लगभग 6 महीने बाद नोएडा में एक मुकदमा कायम करते हैं दहेज उत्पीड़न का और अपहरण का। इसके बाद राकेश अपनी प्रेमिका रूबी के साथ रहने लगा, लेकिन उसको डर था कि कहीं उसका राज सबके सामने खुलकर ना आ जाए, और फिर उसने बनाया एक खौफनाक प्लान। कासगंज में राकेश ने दोस्त की हत्या। 25 अप्रैल 2021 को राकेश ने किया मर्डर। दोस्त के शव के पास रख दिया अपना आधार कार्ड। दिलीप शर्मा नाम से राकेश ने बनाया आधार कार्ड। पानीपत में मजदूरी करने लगा राकेश। इस दौरान पुलिस राकेश के दोस्त के गुम हो जाने की जांच कर रही थी। उसी दौरान राकेश के इस पूरे प्लान का पता चला, और जब 1 सितंबर को राकेश अपनी पत्नी रूबी से मिलने कासगंज आया तो राकेश को पुलिस ने धर दबोचा, और फिर राकेश ने बताया प्यार को पाने के लिए 4 हत्याकांड का सच।
इस सनसनीखेज वारदात में राकेश अकेला नहीं था, उसका साथ उसके पिता बनवारी लाल, माँ और भाई ने दिया था। फिलहाल पुलिस ने राकेश समेत सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वह इस वारदात ने कासगंज से लेकर ग्रेटर नोएडा तक हड़कंप मचा दिया है। एबीपी गंगा के लिए कासगंज से राकेश प्रताप सिंह के साथ ग्रेटर नोएडा से रविंद्र जैन की रिपोर्ट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के कारनामों की एक लंबी लिस्ट खोल दी है और उसके बाद नोएडा अथॉरिटी में हड़कंप ही हड़कंप है, जिसकी सरपरस्ती में सुपरटेक अवैध निर्माण करता चला गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुपरटेक के साथियों की तलाश शुरू हो गई है, जो सफेद पोश बनकर सुपरटेक का साथ दे रहे थे। और अब सवाल यह है कि सुपरटेक के पीछे आखिर कितने शातिर। कानून की उड़ाई जिसने धज्जियां, अब उड़ने लगी है रातों की नींद। सुपरटेक को लगा सुपर झटका। नोएडा को अपनी मिल्कियत समझकर कानून की धज्जियां उड़ाने वाले बिल्डर सुपरटेक की रातों की नींद गायब हो चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर गिराने का आदेश जारी किया गया और साथ ही आदेश आया था कि जिन ग्राहकों का पैसा सुपरटेक डकार कर बैठा है, उसे अब सूद समेत वापस करना होगा। एमराल्ड कोर्ट के टावर 16 और 17 को गिराने का काम शुरू भी नहीं हुआ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संलिप्त अधिकारियों को चिन्हित कर उन पर गाज गिरानी शुरू कर दी है। आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण के प्लानिंग प्रबंधक मुकेश गोयल को सस्पेंड कर दिया गया है और मुख्यमंत्री के आदेश पर एसआईटी गठित की जा रही है, जो 2004 से 2017 के बीच जो भी अधिकारी नोएडा प्राधिकरण में तैनात थे, उनकी इस प्रोजेक्ट में क्या भूमिका थी, उसकी जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री कार्यालय में सौंपी जाएगी तो उसका आकलन करके उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी करते हुए कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हंटर सिर्फ सुपरटेक पर नहीं चला, बल्कि नोएडा अथॉरिटी की कारगुजारी पर भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने पहली ही फुर्सत में एसआईटी का गठन करने का आदेश दिया, जिसके तहत नोएडा अथॉरिटी में बैठे दीमकों का पता लगाया जा सके। एसआईटी के गठन का सीएम ने दिया आदेश। 2004 से 2017 तक नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की जांच। नोएडा अथॉरिटी के प्लानिंग मैनेजर मुकेश गोयल सस्पेंड। दरअसल 2004 से लेकर 2017 के बीच ही सुपरटेक ने नोएडा में अपने पैर जमा लिए थे और जिस एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 2 टावर को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो 2009 में बनना शुरू हुआ था। 2005 में संजीव शरण थे प्राधिकरण के सीईओ। 2007 में मोहिंदर सिंह बने प्राधिकरण के चेयरमैन। जीसीओ एनपी सिंह, एसीईओ सीबी सिंह थे तैनात। ओएसडी यशपाल के साथ मुकेश गोयल की थी तैनाती। अब एसआईटी इन तमाम अधिकारियों की कुंडली खंगाल रही है कि कैसे प्राधिकरण की सरपरस्ती में सुपरटेक ने सारे नियम कायदों को खूंटी पर टांग दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो टावर गिराने का आदेश दिया है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2014 में सुपरटेक की मनमानी के साथ ही नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन उस वक्त प्राधिकरण के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सुपरटेक के भाग्य का फैसला तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन अब सुपरटेक के कारनामों में साथ देने वालों का बही खाता तैयार किया जा रहा है, जिन्होंने सारे नियमों को ताक पर रख दिया था और थाली में सजाकर नोएडा को सुपरटेक के कदमों में रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना कि बिल्डर ने प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर बहुत बड़ा गेम खेला है और जिससे बायर परेशान हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस टावर को गिराया जाए और जिन बायर्स ने इन टावरों में पैसा लगाया है उनको 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से पैसा वापस किया जाए। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में वो अधिकारी कतई नहीं बचेंगे जो इस प्रोजेक्ट में संलिप्त थे। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट अमरजीत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
तो आइए हाई अलर्ट में बात कर लेते हैं वाराणसी की, बनारस की, जहां अपराधियों की शामत आने वाली है। पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अपराधियों की अब कुंडली खंगाली जा रही है, तो वहीं अपराधियों की कमर को तोड़ने के लिए अवैध संपत्ति जो उन्होंने बना करके रखी थी उसे कुर्क की जा रही है। तो कुल मिला के काशी में गुंडों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्राइम फ्री होगा काशी। अपराधियों की अब खैर नहीं। काशी में अपराधियों की खंगाली गई कुंडली। जिनके रगों में अपराध डीएनए की तरह है और वो काशी को अपने लिए महफूज समझ बैठे हैं, दरअसल अब उनके गिरेवा पर खाकी का पंजा होगा और इसके लिए बकायदा बड़ी तैयारी की गई है। वाराणसी कमिश्नरेट में अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की है और इसके लिए खंगाली जा रही है उनकी अपराध कुंडली। वाराणसी कमिश्नरेट अपराधियों पर नकेल कसने का मास्टर प्लान बना चुका है। अपराधियों की कुंडली तैयार की जा रही है। 2 दर्जन से ज्यादा गैंग चिन्हित किए जा चुके हैं और आप देखिए यहां पर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। काशी पुलिस ने तैयार किया प्लान। अपराधियों की बनाई गई कुंडली। 3 साल से अपराध में सक्रिय गैंग की खंगाली डिटेल। पुलिस के पास अपराधियों की फोटो के साथ पूरी डिटेल। 100 अपराधियों को पुलिस ने किया चिन्हित। विगत 3 वर्षों में उनका क्राइम था, एक्टिवली वो क्राइम में आज भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उन लोगों की हम लोगों ने एक तरीके से कुंडली तैयार करी है और उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 102 अपराधी हैं और ये प्रक्रिया अभी हमारी डायनामिकली ऑन है। काशी को अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस के आला अधिकारी सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें बैंकों में सुरक्षा अभियान चलाया गया और सख्त चेकिंग के जरिए हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। यही नहीं, अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल रही पुलिस। 75 अपराधियों की खोली गई हिस्ट्री शीट। 450 अपराधियों पर चल रही कार्रवाई। 28 गैंग वाराणसी पुलिस की रडार पर। अगस्त के महीने में हम लोगों ने 28 गैंगस्टर एक्ट के केसेस रजिस्टर करे हैं, जिसमें 100 से भी अधिक अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने कार्रवाई की है। और इसी प्रकार से जो लोग पहले क्राइम कर चुके हैं और जिनका डोजियर अपडेशन रिक्वायर्ड था, उनका डोजियर हम लोगों ने अपडेट किया है। जो अभी भी एक्टिव रूप से जराइम में शरीक हो रहे हैं या जराइम में अभी भी पार्टिसिपेट करते हैं या क्राइम करते हैं, तो उनके ऊपर मतलब प्रॉपर पुलिस की निगाह बनी रहे और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, इसके लिए हम लोग हिस्ट्री शीट्स खोलने की कार्रवाई भी बड़े पैमाने पे कर रहे हैं।